हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ आर के साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है 11th बायोलॉजी, जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं तो 4 टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। कौन कौन से 4 टॉपिक हैं? सबसे पहले हम फ्लैजिलम या फ्लैजिला यानी कि कशाभिका की बात करेंगे। कशाभिका क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल। उस प्रोकैरियोटिक सेल या असीम केंद्र की कोशिका, इसमें हम जीवाणु की संरचना देख चुके हैं, है ना, मोनेरा जगत के प्राणियों की। इसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो है कशाभिका, फ्लैजिलम। दूसरा रोम पिलाई या फिम्बरी। ठीक है, पहला कशाभिका, दूसरा रोम, तीसरा हम पढ़ेंगे इस वीडियो में राइबोसोम। तीसरा क्या पढ़ेंगे? राइबोसोम। और चौथे में हम बात करेंगे ग्राम अभिरंजन तकनीक। ग्राम अभिरंजन तकनीक यह वह तकनीक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जीवाणुओं को डिफाइन करते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, तो क्या है ये तकनीक, इसके बारे में भी बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? कशाभिका से, जो हमारी आज की पहली टॉपिक है। अब हेडिंग कहाँ से डालनी है आपको? आपने हेडिंग डाली थी पहला कोशिका आवरण, उसके बाद की दूसरी हेडिंग है। पहली हेडिंग क्या डाली थी आपने? प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका आवरण डाला था। ये तो आपकी पहली हेडिंग थी। आज दूसरी हेडिंग लगानी है उसमें हमें कि प्रोकैरियोटिक सेल में और क्या चीजें होती हैं, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। आज क्या पढ़ेंगे? कशाभिका, फ्लैजिलम या फ्लैजिला। फ्लैजिलम एक वचन के लिए, फ्लैजिला मल्टी हो गई है, क्या हो गई? बहुवचन। तो फ्लैजिलम एक वचन के लिए है और फ्लैजिला जो होगा वो कितनी होंगी? बहुवचन के लिए। अब देखिए फ्लैजिला क्या है। जैसे कि मैं बात करूं, मान लो ये एक जीवाणु है। ये क्या है? एक जीवाणु है। इस पर एक पूंछ पाई जाएगी। तो ये पूंछ वास्तव में क्या है? इस पूंछ को ही हम क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। अब पूंछ तो क्या है? बड़ी होती है, मोटी होती है, लेकिन यह एक ऐसी पूंछ है जो बहुत बारीक होती है, बहुत पतली होती है। इसकी साइज अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगी। लगभग 4 से 5 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। कितनी होती है? लगभग 4 से 5 माइक्रोमीटर। तो ये क्या है? जीवाणु पर एक पूंछ पाई जाती है। इस पूंछ को ही हम क्या कह सकते हैं? कशाभिका, फ्लैजिलम कह सकते हैं। अब देखिए, जीवाणु इस पूंछ के आधार पर बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि जीवाणु ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पास पूंछ ही नहीं हो, या फिर जीवाणु ऐसा हो सकता है जिसके पास एक पूंछ हो, या फिर जीवाणु ऐसा भी तो हो सकता है जिसके पास यहाँ पर बहुत सारी पूंछ हो जाएं, हो सकती हैं। या फिर जीवाणु ये भी तो हो सकता है जिसके पास यहाँ पर भी पूंछ है, यहाँ पर भी पूंछों के ऐसे गुच्छे हैं। और बना सकते हैं हम, या ये लीजिए 3-3 पूंछ बनाने। या फिर जीवाणु एक ऐसा भी तो हो सकता है जिसमें यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ यहाँ यहाँ। इसके अलावा और कोई कंडीशन आपको अगर नजर आ रही हो तो मुझे बताइए। इनके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकती है। ढोल बज रहे हैं बगल में, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देता हूँ, 1 मिनट आवाज आ रही होगी। तो अब ढोल जा चुके हैं, वापस स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये हैं जीवाणु के एक प्रकार से प्रकार हैं। ये जीवाणु के टाइप्स हैं। किसके आधार पर? कशाभिका के आधार पर। अगर कशाभिका नहीं है तो ये कंडीशन होगी। अगर एक कशाभिका है तो ये कंडीशन हो सकती है। हालांकि ये कशाभिका कहीं पर भी हो सकती है। तो मैंने 5 प्रकार के आपके पास जीवाणु बना दिए हैं। इनके अलावा कोई जीवाणु नहीं होगा कशाभिका के आधार पर। तो देखिए, इसके पास ये जीवाणु है, इसके पास क्या नहीं है? कशाभिका नहीं है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं एकशाभी। क्या लिखूंगा मैं इसको? एकशाभी। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? कशाभिका नहीं है। और इंग्लिश में इसके लिए जो शब्द यूज होगा वो होगा एट्राइकस। क्या शब्द यूज किया जाएगा? एट्राइकस। क्योंकि इसको ट्राइकोम भी बोल दिया जाता है। ट्राइकोम क्या होती हैं? कांटे जैसी संरचनाएं होती हैं। तो ये एकशाभी है जिसके पास क्या नहीं है? कशाभिका नहीं है, यानी कि एट्राइकस। इसके पास क्या है? एक कशाभिका है। तो इसको क्या कहूंगा? एक कशाभी। क्या कहूंगा इसको? एक कशाभी। और एक के लिए साइंस की भाषा में मोनो यूज किया जाता है। तो ये हो गया मोनो, और पीछे क्या लगाना है? ट्राइकस। तो ट्राइकस क्या हो गया? एक प्रकार से हमारे पास अनुलग्न हो गया, जो बाद में लगता है। तो क्या हो गया? हमारे पास मोनोट्राइकस हो गया। इसी प्रकार से एक ही साइड में है,
एक ही साइड में कसाबिकाएं 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो ये गुच्छा है एक तरह से, क्या हो गया, गुच्छा। तो इसको कहूंगा मैं गुच्छ कसाबी। इसको क्या नाम देंगे, गुच्छ कसाबी। और गुच्छ के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है लोफो। क्या होता है, लोफो। तो इसके लिए क्या नाम देंगे हम, लोफो ट्राइकस, लोफो ट्राइकस। तो एट्राइकस जिसके पास कसाबी का नहीं है, एक कसाबी यानी मोनोट्राइकस जिसके पास केवल एक कसाबी का है, गुच्छ कसाबी यानी कि लोफोट्राइकस जिसके पास गुच्छे के रूप में है लेकिन एक ही साइड में है, एक ही साइड में है। जैसे मान लो अगर ये जीवाणु तो केवल गुच्छा यहाँ होगा, इसके अलावा और कहीं नहीं होना चाहिए। जैसे इस साइड हो लेकिन इस साइड ना हो तो ये गुच्छ कसाबी होगा, लोफोट्राइकस होगा। अब देखिए इसके बाद जो हमारे पास ये है, ये क्या है, दोनों साइड गुच्छा है, तो इसको कहेंगे हम उभय कसाबी। क्या नाम देंगे, उभय कसाबी। और उभय, जैसे उभयचर एम्फीबिया, तो यहाँ पर उभय के लिए क्या शब्द यूज होगा, एम्फी, और पीछे क्या लगाना हमें, ट्राइकस। क्या लगाना है, ट्राइकस। तो ये क्या हो गया, एम्फी ट्राइकस। क्या हो गया, एम्फी ट्राइकस, उभय कसाबी। अब देखिए ये सबसे हटके संरचना है। इस जीवाणु के पास सभी तरफ क्या है, कशाबिका पाई जाती है, यानी चारों ओर। और चारों ओर के लिए साइंस की भाषा में क्या यूज किया जाता है, जैसे पर्यावरण, परि प्लस आवरण। पर्यावरण क्या होता है, परि प्लस आवरण। परि यानी चारों ओर, तो इसे क्या कहेंगे, परि कसाबी। दिखाई देगा, परि कसाबी। और परि के लिए जो यूज किया जाता है शब्द वो है पेरी, पीछे क्या लगाना है, ट्राइकस, पेरी ट्राइकस। तो जीवाणु, अब देखिए जीवाणु दो प्रकार के हो सकते हैं, जो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते हैं। तो मैं यह लिखूंगा जीवाणु कितने प्रकार के होंगे, गमन के आधार पर। देखो क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना बात को, किसके आधार पर, गमन के आधार पर। जीवाणु बात करूं मैं गमन के आधार पर कि चल सकते हैं या नहीं, चल सकते हैं या नहीं। तो जीवाणु दो प्रकार के होंगे, जिनके एक तो गति नहीं कर पाएंगे और दूसरे जो गति कर सकते हैं। जीवाणु दो प्रकार के होंगे, गति के आधार पर या गमन के आधार पर। कौन कौन से, जो जीवाणु गति नहीं कर सकते और जो जीवाणु गति कर सकते हैं, दो प्रकार के हुए। अब जो जीवाणु गति नहीं कर सकते, यानी कि इनमें हर एक और बैंड बाजा आ गया। चलो वीडियो पॉज करना पड़ेगा, चलो ये भी जा चुका है, आगे चलते हैं। क्या बात कर रहे थे, तो जीवाणु गमन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक तो जिनमें कसाबिका नहीं होगी, यानी कि ये क्या होंगे, अचल होंगे। क्या होंगे, ये अचल होंगे। और जिनमें कसाबिका होगी वो कैसे हो जाएंगे, सचल होंगे। या तो सचल कह दो या चल कह दो ओनली। अचल, अचल में कौन आ जाएगा, अकसाबी। अचल बोले तो अकसाबी। अब क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लैजिला जिस जीवाणु के पास है वही गमन कर सकता है, और अकसाबी ट्राइकस जो जीवाणु है उसके पास क्या नहीं है, ट्राइकस या ट्राइकोम कह सकते हो, या फिर सीधे कहते हैं फ्लैजिलम। फ्लैजिलम नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे, अकसाबी। और अब जो सचल हैं या चल हैं उनमें ये चार प्रकार के जीवाणु आ जाएंगे, यानी कि ऐसे लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, कशाविका, कशाविका अनुपस्थित, और इसमें क्या लिखेंगे, कशाविका उपस्थित, प्रेजेंट। तो यानी कि जीवाणु क्या हो सकते हैं, जीवाणु चल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। पहली लाइन लिखिएगा कि इसमें हेडिंग लगाई है हमने कशाविका में, समझ में तो आ गई बात। अब इसको मैं क्या करता हूं, अपनी लैंग्वेज में लिखा देता हूं। क्या करता हूं, इसको लैंग्वेज में लिखा देता हूं। ये चित्र हमारी इस चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन किसी ना किसी चैप्टर में है, शायद मोनेरा में जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे जीवाणु में फ्लैजिला के आधार पर चित्र जो भी बनेंगे वो। तो इसको ऐसा करते हैं या बना लेते हैं, अपने को क्या है ना, नोट्स बढ़िया होनी चाहिए, चित्र के माध्यम से जल्दी समझ में आता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, हो गया। चलो तो क्या कहा, अकसाबी एट्राइकस, एक कसाबी मोनोट्राइकस, गुच्छ कसाबी लूफोट्राइकस, उभय कसाबी एम्फीट्राइकस, परि कसाबी पेरीट्राइकस। इसको हटा देते हैं। क्या नोट करना है सर, अब मैं लिखता हूं और मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलें। और इस हेडिंग को मैं हटा देता हूं क्योंकि इस हेडिंग के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। आज का लेक्चर बढ़िया होने वाला है, बड़ा होने वाला है, लंबा होने वाला है। कशाविका, तो देखो क्या लिखेंगे हम, जीवाणु सचल या चल एवं अचल हो सकते हैं।
जीवाणु क्या हो सकते हैं? जीवाणु चल और अचल दोनों हो सकते हैं। चल जीवाणुओं में, अगला स्टार लगा के लिखेंगे हम, चल जीवाणुओं में गमन के लिए लोकोमोशन, गमन को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। गमन के लिए क्या लिखा? चल जीवाणुओं में गमन के लिए एक या अधिक कशाभिका या कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। तो गमन के लिए क्या पाए जाते हैं? तो गमन के लिए कशाभिका पाई जाती है। ध्यान देना, किसके लिए? गमन के लिए। अभी मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा नीट के, एक दो क्वेश्चन लाऊंगा नीट के लिए। नीट में आई हुई जो क्वेश्चन है वहां पर अगर इसको ध्यान से पढ़ लिया तो आंसर दे सकते हो। आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताना। तो चल जीवाणुओं में गमन के लिए एक या अधिक कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं। किसके लिए? गमन के लिए क्या होती हैं? कशाभिकाएं होती हैं। किसमें? जीवाणु में। चलिए, जिनके आधार पर जीवाणु निम्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे बेटा? 4 प्रकार के। एक कहाँ गया सर? एक तो एकशाभी में गया, अचल में गया, क्योंकि जीवाणु हमने क्या लिखा? सचल और अचल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अचल बोले तो एकशाभी और चल बोले तो जो 4 बचते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला मैं लिखता हूं यहां पर एकशाभी। पहला कौन होगा हमारे पास? एकशाभी मोनोट्राइकस। कौन होगा? मोनोट्राइकस। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से देखना है भाई, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एकशाभी मोनोट्राइकस क्या होगा? एकशाभी का। दूसरा क्या है हमारे पास? गुच्छकशाभी। गुच्छकशाभी। गुच्छ के लिए क्या वर्ड यूज किया? लोफो। पीछे क्या लगाना है? ट्राइकस। लोफोट्राइकस। क्या होगा? 2 से अधिक। कितनी होंगी? 2 से अधिक। कहां होंगी? एक तरफ, एक साइड में। तीसरा जो टाइप होगा हमारे पास वो क्या होगा? तीसरा टाइप बन जाएगा एककशाभी, गुच्छकशाभी। इसके बाद बनेगा हमारे पास उभयकशाभी। उभयकशाभी। उभय के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सर? तो एम्फी। पीछे क्या लगाना है सर? ट्राइकस। तो क्या नाम बना? उभयकशाभी, एम्फीट्राइकस। इसमें क्या होगा? उभय यानी कि दोनों साइड, दोनों ओर कशाभिका। अब गुच्छे में भी हो सकती है, सिंगल सिंगल भी हो सकती है। और चौथा क्या बनेगा हमारे पास? परिकशाभी। परी यानी कि पेरी, पेरी ट्राइकस। कहां होगा? चारों ओर, जीवाणु के चारों ओर कशाभिका उपस्थित। चित्र हमने बना चुके हैं ऊपर। तो ये है हमारे पास कशाभिका के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। तो कशाभिका के आधार पर अगर पूछा जाए तो जीवाणु 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले 4 तो ये हैं और एक कौन सा है हमारे पास? एककशाभी, जिसके पास कशाभिका है ही नहीं। और अगर बात पूछी जाए किसके आधार पर? जीवाणु गमन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर होगा 2 प्रकार के। चल कितने हो गए? 4 प्रकार के। और अचल जिसके पास कशाभिका नहीं होगी। कुल मिलाकर 5 नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में। मोनो एक कशाभिका, लोफो 2 से अधिक लेकिन एक साइड में गुच्छा हो जाएगा, एम्फी दोनों ओर उपस्थित होंगे, पेरी यानी कि चारों ओर उपस्थित होंगे। अब देखिए, अब कशाभिका के बारे में आगे बात करते हैं। ये तो जीवाणु की बात की है, कशाभिका में हो सकती है नहीं हो सकती, कैसे कैसे हो सकती है। अगला बात करता हूं मैं कि जो कशाभिका होती है वो किसके द्वारा बनी होती है। तो कशाभिका का निर्माण, सिंपल सा नाम है, देखो नाम क्या है इसका, अंग्रेजी में कशाभिका क्या कहते हैं हम? फ्लैजिलम। क्या कहते हैं? फ्लैजिलम। तो ये जो जिस प्रोटीन से बनी होती है उसका नाम होता है फ्लैजिलिन। तो कशाभिका का निर्माण फ्लैजिलिन प्रोटीन, कौन से प्रोटीन? फ्लैजिलिन प्रोटीन। कशाभिका का निर्माण फ्लैजिलिन प्रोटीन से होता है।
फ्लैजेलिन प्रोटीन। अब नाम याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि कसाबिका को अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं? फ्लैजेलिन या फ्लैजेला। तो कसाबिका का निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फ्लैजेलिन। वे वैज्ञानिकों ने सोचा कि इसको फ्लैजेला नाम दिया तो इसमें जो प्रोटीन पाई जाएगी उसको दूसरा नाम क्यों दे, ताकि बच्चों को याद करने में भी दिक्कत ना हो। तो नाम क्या दे दिया? फ्लैजेलिन। अभी अपन आगे भी पढ़ेंगे प्लाई, तो वहां पर भी ऐसा ही नाम आने वाला, टेंशन ना लें, वो भी याद होगा। तो कसाबिका का निर्माण फ्लैजेलिन नामक प्रोटीन से होता है। अब देखिए, मैं एक फ्लैजेलिन की संरचना बनाऊंगा और 3 पार्ट होते हैं फ्लैजेला में। प्रत्येक फ्लैजेला में कितने पार्ट होते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे तो लिख लिया होगा, उड़ा दूं, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या बोला मैंने कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए ये कोई जीवाणु है, ये कोई क्या है? जीवाणु है। तो यहां पर एक कण पाया जाता है इसमें जीवाणु में, और यहां से क्या निकलता है? ये तंतु निकला होता है। कौन? कसाबिका। तो यहां से इन दोनों के बीच में एक तीसरी संरचना पाई जाती है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। तो कितने पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में? आपको 3 पार्ट दिखाई दे रहे हैं इस चित्र में। एक तो क्या है? ये जो मैंने डार्क कलर से एक बिंदु बनाया है, एक तो ये है। दूसरा क्या है? ये जो कोशिका है, इससे बाहर की ओर जो धागा निकला हुआ है वो है। और तीसरा क्या है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है वो है। अब मैं तीनों के क्या देता हूं? नाम देता हूं। तो जो हमारे पास जो कोशिका की मध्य में नहीं, हालांकि एक साइड पाया जाता है, इसको कहते हैं आधार कणिका, बेसल ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं इसको? आधार कणिका। क्या बोलते हैं? आधार कणिका, बेसल ग्रैन्यूल। क्या बोला जाएगा? आधार कणिका, बेसल ग्रैन्यूल। यानी कि आधार कणिका क्या है? आधार कणिका कोशिका या जीवाणु कोशिका में पाई जाने वाली वह संरचना है जिससे कि कसाबिका का निर्माण होता है। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, क्या के जो कसाबिका है वो कहाँ से विकसित होती है? तो आंसर क्या होगा? बेसल ग्रैन्यूल से, आधार कणिका से। तो किसका आधार है ये आधार है कसाबिका का। दूसरा, जो कोशिका से जो बाहर लंबा धागा है, इसको कहते हैं मुख्य तंतु। इसको क्या कहा जाएगा? मुख्य तंतु कहा जाएगा। मेन फिलामेंट। मेन फिलामेंट, मुख्य फिलामेंट, मुख्य तंतु कौन है? जो कोशिका से बाहर निकला हुआ है। और इन दोनों को जो जोड़ने वाली संरचना है, इसको कहते हैं हम हुक या अंकुश। तो जो हमारे पास बीच वाली संरचना है, इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हुक या अंकुश। हिंदी में अंकुश और इंग्लिश में इसको कहा जाता है हुक। हुक या अंकुश। तो ये 3 संरचनाएं पाई जाती हैं किसमें? प्रत्येक कसाबिका में, प्रत्येक फ्लैजेला में या फ्लैजेलम में क्या होती है? 3 संरचनाएं होती हैं। सबसे पहली आधार कणिका, बेसल ग्रैन्यूल, इसी से क्या होता है? वास्तव में कसाबिका का निर्माण होता है। दूसरी क्या है? अंकुश। जो अब मैं इनकी डिटेल भी यहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देते हैं हम, ताकि तुम्हें ज्यादा लाइन भरने की दिक्कत नहीं होगी। चित्र बनाओ और डिटेल लिखो, ठीक है? इससे ही कसाबिका का निर्माण होता है, या ऐसे कह दें, इसी से कसाबिका निकलती है। इसी से कसाबिका निकलती है। किससे निकलती है? बेसल ग्रैन्यूल से। अंकुश के बारे में क्या लिखना है सर? अंकुश वह संरचना हो गई जो मेन एक्सिस एंड बेसल ग्रैन्यूल को जोड़ती है। किस किस को? आधार कणिका और मुख्य तंतु। आधार कणिका और मुख्य तंतु को जोड़ने वाली संरचना को अंकुश कहते हैं। क्या लिखेंगे? यह किसको? आधार कणिका को। यह आधार कणिका को एवं मुख्य तंतु को जोड़ने का कार्य करता है। जोड़ने का कार्य करता है। यहीं तुरंत हमने क्या लिख दी? इसकी डिटेल क्या लिखा? बेसल ग्रैन्यूल तो क्या है? इससे वास्तव में क्या निकलती है? कसाबिका निकलती है। कसाबिका में 3 पार्ट हैं, बेसल ग्रैन्यूल, अंकुश एंड मुख्य तंतु। अब जो मुख्य तंतु है उसकी डिटेल में कहाँ लिख देता हूँ? यहाँ लिख देता हूँ। इसकी डिटेल कहाँ लिख देते हैं? मुख्य तंतु की नीचे लिख देते हैं। यह कसाबिका का कोशिका से बाहर निकला हुआ, कोशिका से
बाहर निकला हुआ पतला तंतुवत, यह कशाभिका का कोशिका से बाहर निकला हुआ पतला तंतुवत चाबुक के समान भाग है। चाबुक जानते होंगे, जो नाव चलाने के काम आता है, चप्पू, चाबुक। तो यह कशाभिका का कोशिका से निकला हुआ, कहाँ से, कोशिका से बाहर निकला हुआ पतला तंतुवत धागे जैसा क्या है, चाबुक के समान भाग है। इसी के द्वारा क्या करता है, वास्तव में जीवाणु गमन करता है। तो कशाभिका 3 पार्टों से मिलकर बनी हुई है। कशाभिका 3 पार्टों से मिलकर बनी हुई है। सबसे पहले तो आता है हमारे पास बेसल ग्रेन्यूल, इससे ही वास्तव में कशाभिका उत्पन्न होती है। दूसरा अंकुश, यह आधार कणिका को और मुख्य तंतु को जोड़ने का कार्य करता है, यानी कि संयोजक कड़ी हो गई किस किस के बीच की, किस किस को जोड़ रही है, तो आधार कणिका और मुख्य तंतु को। कौन जोड़ता है, तो अंकुश जोड़ता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट। हो गया। अब हम चलते हैं हमारी आज की दूसरी हेडिंग की तरफ। दूसरी हेडिंग क्या है, पिलाई। और आपके लिए कौन सी हेडिंग हो गई, हेडिंग नंबर 3। और आज की सेकंड हेडिंग क्या है, रोम, पिलाई, या इसी को कह दे फिमरी। फिमरी स्पेलिंग थोड़ा ध्यान से लिखें भाई, FIMVRAE, ऐसा नहीं आई लगा दो या वाई लगा दो, रोम या फिमरी। अब देखिए ये क्या है, ये हमारे पास मान लो कोई जीवाणु है, ये हमारे पास मान लो क्या है, एक जीवाणु है। इस पर हमने मान लिया ये कशाभिका होती है, कशाभिका लंबी होती है। अब मैं इस पर क्या बनाना चाहूँ, इस पर रोम बनाना चाहूँ, तो क्या हो सकता है, ये ऐसी कंडीशन होती है, मोटे लेकिन छोटे, मोटे लेकिन छोटी संरचनाएं जो होती हैं ये कहलाती हैं रोम। ये क्या कहलाती हैं, रोम। अच्छा एक चीज इसमें नोट करना कि जो हमारे पास जो कशाभिका है ये वास्तव में कहाँ से निकलती है, कोशिका भित्ति से। इसको भी लिख लेना, उसमें जो कशाभिका है वो कोशिका भित्ति से निकलती है। हालांकि उत्पत्ति कहाँ से होती है, नीचे आधार कणिका से। तो फिमरी की बात कर रहे हैं, रोम, रोम कह दो, प्लाई कह दो, और फिमरी कह दो। फिमरी तो फिमरी है। तो क्या कहा, कशाभिका तो बहुत लंबी संरचना है, किसी भी जीवाणु के पास या किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास जो कशाभिका है वो लंबी होती है। लेकिन इसी संरचना पर, इसी कोशिका पर, इसी जीवाणु पर छोटी छोटी तंतुबद्ध संरचनाएं और पाई जाती हैं जो मोटे एवं कड़े होती हैं। कड़े मतलब टाइट। तो मोटे एवं कड़े लेकिन छोटी संरचनाएं जो होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिमरी। क्या कहते हैं, फिमरी। इसके बारे में लिखते हैं हम। कहा कि जो फिमरी है, तो सबसे पहले तो देखो ये कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणु। अब ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है, तो बेटा इसी वीडियो में बताने वाला हूँ ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या है। तो मुख्यतः या प्राय मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में, मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में कहाँ पाई जाएंगी ये, मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणु में, ग्राम नेगेटिव जीवाणु में। तो मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणु में कशाभिका से छोटी, कशाभिका से छोटी एवं कठोर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, छोटी एवं कठोर संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें रोम, यानी कि एक बार हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, प्लाई या फिमरी। अभी एक क्वेश्चन दूंगा मैं, जिन्हें रोम, प्लाई या फिमरी कहते हैं, यही लिख देते हैं फॉल्स। तो ठीक है भाई, किससे छोटे होंगे, कशाभिका से। मोटे होंगे लेकिन कठोर होंगे। किससे कठोर होंगे, क्योंकि ये फ्लैजिला तो क्या है, गमन में सहायता करेगा, जो गमन में सहायता करेगा। ठीक है, ये क्या करते हैं, अब इनका काम ध्यान से सुनना। अगर ये काम ध्यान से सुन लिया, तो मेरा जो क्वेश्चन है जो नीट में आया हुआ है उसका आंसर एक बार में पढ़ के दे सकती हूँ। कार्य क्या है, अगला स्टार। तो इनका कार्य बेटा, इसका काम तो क्या था, गमन में सहायता करना। कशाभिका का काम क्या है, गमन में सहायता करना। इनका काम गमन में सहायता करना नहीं है।
इनका कार्य क्या है? तो ये क्या करते हैं? पादप कोशिकाओं से चिपकने में सहायता करते हैं। इनका कार्य है पादप कोशिकाओं से चिपकने में, पहला काम हो गया पादप कोशिकाओं से चिपकने में। एवं अब आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूं। ये जो जीवाणु हैं इनमें एक प्रकार से लैंगिक जनन कह सकते हैं। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता, ध्यान देना। जीवाणुओं में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन जैसी एक संरचना या एक तरीका और पाया जाता है। इनमें एक विधि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं संयुग्मन, कंजुगेशन। क्या नाम दिया? संयुग्मन। क्या कहा मैंने? संयुग्मन, कंजुगेशन। क्या कहा? संयुग्मन, कंजुगेशन। यह एक प्रकार का लैंगिक जनन है जीवाणु में। वास्तविक लैंगिक जनन नहीं होता। क्या पाया जाता है? कौन सी विधि पाई जाती है लैंगिक जनन के लिए? तो आंसर होगा संयुग्मन, कंजुगेशन। इसमें क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास क्या है? दो जीवाणु हैं। ये इस कदर पास आते हैं, और अब यह क्या करते हैं? जो अपने प्लाई हैं वो आपस में एक दूसरे से, जैसे मेरी उंगलियों को मैं अगर प्लाई मान लूँ अब, तो ऐसे करके आराम से चिपक जाती हैं। और बीच में ये मेरी दोनों उंगलियों के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये देखिए, ये वाला जो गैप, यहाँ जो गैप नजर आ रहा है, इसके द्वारा क्या करते हैं ये जीवाणु, ये इसका आनुवंशिक पदार्थ इसमें और इसका आनुवंशिक पदार्थ इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। बस इसी विधि को कहते हैं संयुग्मन। क्या कहा? दोबारा सुनिए, मैं यहाँ पर चित्र बना देता हूँ छोटा सा इनका। प्लाई का काम की बात चल रही है ना भाई। ये एक जीवाणु है, ये दूसरा जीवाणु है, पास आ गए। यहाँ ये प्लाई क्या करते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। इसका प्लाई और इसके साथी का प्लाई। कोई सा भी नर हो सकता है, एक नर होगा एक मादा होगा। इनमें लैंगिक अंग तो पाए नहीं जाते, तो क्या करते हैं? इसका जो डीएनए है और इसका जो डीएनए है, इसका डीएनए इस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है और इसका डीएनए इस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। इस नली को हम संयुग्मन नली का कहते हैं। क्या कहते हैं? इस नली को संयुग्मन नली कहते हैं और इस विधि को संयुग्मन कहते हैं। आगे बात समझ। इस विधि को संयुग्मन कहते हैं और इस नली को क्या कहते हैं? संयुग्मन नली कहते हैं। यानी कि इस संयुग्मन नली का निर्माण किससे होगा? तो आंसर होगा प्लाई से। एम आई क्लियर? हालांकि आगे पढ़ेंगे अपन जीवाणु, जब पढ़ेंगे मोनेरा जगह तो वहां पर पढ़ेंगे जीवाणु में जनन, या फिर हो सकता है बीएससी में आए। कहाँ आएगा? बीएससी में। लेकिन मैंने यहाँ पर बता दिया कि संयुग्मन क्या है, कंजुगेशन क्या है। ये वास्तव में एक प्रकार का जीवाणु में पाई जाने वाला लैंगिक जनन है। तो इनका कार्य एक तो क्या है? पादप कोशिकाओं से चिपकने में सहायता करती हैं, या फिर जंतु कोशिकाएं भी लिख सकते हैं, जंतु भी लिख दो। इनका कार्य है जंतु या पादप कोशिकाओं से चिपकने में। एवं दूसरा क्या लिखेंगे हम? संयुग्मन के एवं संयुग्मन। अब मुझे ध्यान आ गया, मुझे लग रहा है क्या कि आपको संयुग्मन समझ में आ गया होगा। इनका कार्य पहला तो क्या होगा? जंतु और पादप कोशिकाओं से चिपकने में एवं संयुग्मन के समय सहायता करना है। कोई दिक्कत? दो कार्य है, पादप और जंतु कोशिकाओं से चिपकना, और दूसरा संयुग्मन के समय हेल्प करेंगे। कौन? प्लाई या फिंबरी। तो ये दो काम हो गए किसके? प्लाई या फिंबरी के। सभी का काम क्या है? मेन काम जो है उसका है गमन। प्लाई क्या नहीं करती? प्लाई किसमें सहयोग नहीं करती? गमन। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से छापें। फिर हम चलते हैं राइबोसोम के थ्रू। स्क्रीनशॉट लें फटाफट, मैं भी पानी पी लेता हूँ। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। कंजुगेशन आ गया समझ में? तो प्लाई, अच्छा एक क्वेश्चन दे ही देता हूं मैं यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन? 1 मिनट अभी नोट करते हैं। तो क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट वीडियो को पॉज करके लिख देता हूँ कहाँ दिक्कत है। अभी क्वेश्चन मिला नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ निकल गया, नज़र से ओझल हो गया। कोई बात नहीं, एक वीडियो ऐसा करेंगे नीट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनके ऊपर ही शूट कर देंगे, तब तो ठीक रहेगा काम। ठीक है, एक वीडियो नीट के क्वेश्चंस के लिए शूट कर देंगे बाद में। अब हम चलते हैं आज की हमारी तीसरी हेडिंग और आपकी 4th हेडिंग। क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम खोजकर्ता वगैरह आपको सबको पता होगा, क्योंकि एक वीडियो में ओनली ऑन खोजकर्ताओं के ऊपर लेकर आया था। तो चलिए बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन हम स्पेशली बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रकारों की यहाँ पर डिमांड नहीं होनी चाहिए।
देखिए हमने जो कोशिका बनाई थी, मान लो ये कोई कोशिका है, प्रोकैरियोटिक सेल, ये मान लो जीवाणु ही है, टाइम पास के लिए बनाया है, समझने के लिए, है ना, ऐसा बनाना नहीं है आपको। यहाँ पर क्या होती हैं, कोशिका जो झिल्ली है इसके पास में दो ऐसी उप इकाइयाँ पाई जाती हैं। ये दोनों उप इकाइयाँ ही हैं क्या, राइबोसोम। इन दोनों इकाइयों को या उप इकाइयों को मिलाकर कहा जाता है राइबोसोम। और 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान दो, आपको पता होगा राइबोसोम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, वन इज 70S। सबसे पहले जो 70S है, 70S प्रकार का राइबोसोम होता है एक, और एक होता है हमारे पास 80S प्रकार का राइबोसोम। यानी राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। और वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है भाई, राइबोसोम का काम बताइए। तो राइबोसोम का काम क्या है, क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम बेटा 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। 70S में जो 2 उप इकाइयां होती हैं, क्या होता है कि जो 70S राइबोसोम है और 80S राइबोसोम है, इन दोनों में 2-2 उप इकाइयां पाई जाती हैं, सब यूनिट। ये अगर एक यूनिट है तो इसमें 2 सब यूनिट होंगी, ठीक है। क्या, एक तो होती है बेटा 50S और दूसरी होती है 80S। सर 50 और 30 तो 80 होती है, ये बायो है बेटा, मैथ्स में लगा नहीं। अभी बात करेंगे क्यों। और इसी प्रकार से जो 80S है उसमें 60S और 40S होते हैं। सर 60 और 40 100, मैथ्स नहीं लगा नहीं। क्या कहा, राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, हालांकि इनकी भी और भी सब यूनिट होती हैं, लेकिन उसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। राइबोसोम कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, 70S एंड 80S। 70S राइबोसोम किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। कहाँ पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 80S क्या राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा, आंसर होगा नहीं। क्या 80S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा, नहीं। लेकिन यह भी सुनना कि यूकैरियोटिक जो सेल है, कौन सी सेल, यूकैरियोटिक सेल्स में, इसमें 70S भी पाया जाएगा, इसमें 80S भी पाया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा बात को। क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें राइबोसोम केवल एक ही होता है, कौन सा होता है सर, 70S। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम केवल कौन सा होगा, 70S। सर एस क्या है पहले वो बता दो। तो बेटा एक वैज्ञानिक हुए थे, क्या नाम है, स्वेडबर्ग। क्या नाम है, स्वेडबर्ग। तो एस का मतलब यहां पर क्या है बेटा, एस इज इक्वल टू स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग वैज्ञानिक ने क्या किया था, राइबोसोमस को सेंट्रीफ्यूज यानी अपकेंद्रित किया था। अपकेंद्रण क्या है, जैसे कि घर में छाछ बनाते हैं, ऐसे ऐसे हिलाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, राइबोसोम को एक मशीन में भरा, एक मशीन में तेजी से बहुत स्पीड पर घुमाया। इसके बाद ये क्या होता है, राइबोसोम का अवसादन होता है। तो अवसादन के नंबर के आधार पर क्या दिया इसको, 50S। जब दोनों जो सब यूनिट थी इनको जब अलग अलग क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया, तो ये मान लो अब S 50S पर सेंट्रीफ्यूज हुआ, अब केंद्रित हो गया। ये वाली जो उप इकाई थी छोटी वाली, ये 30 पर जाके क्या हो गई, अब केंद्रित। लेकिन जब दोनों को एक साथ सेंट्रीफ्यूज किया तो कितने पर आ गया, 70। ऐसे नहीं है सर 50 और 30 80, ठीक है, क्या हो गया 70। इसी प्रकार से इसको टाइम लगा 60, इसको लगा 40, और जब दोनों को एक साथ अपकेंद्रित किया तो लगा टाइम 80। लगना कितना चाहिए था 100, लेकिन लगा कितना 80। इस प्रकार से आप याद कर सकती हो। हालांकि इसके बारे में कोई ज़्यादा विशेष डिटेल है भी नहीं, पता भी नहीं है, और हमारे बुक्स में भी नहीं होती। तो राइबोसोम कितने प्रकार के हुए बेटा, 70S 80S 2 प्रकार के हुए। 70S राइबोसोम केवल किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। 70S केवल किस में पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में। 70S किस में पाया जाएगा, ध्यान से सुनना, 70S केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में, 80S दोनों में। सॉरी गलत बोल गया, 70S किस में पाया जाएगा, केवल 70S, यानी कि ऐसे कह दूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S पाया जाएगा। यानी कि अब इसको मैं हटा देता हूं, एक बार इसको लिख लेना, 70S 80S दोनों इकाई लिखो, फिर मैं बताता हूं क्या हुआ। गलत बोल गया रे, गलत बोल गया, याद मत कर लेना भैया, होता है, ऑनलाइन क्लास है, बच्चों को अगर याद होता है ना तो क्लास में क्या वो टूक देते, सर गलत बोल गए। यहाँ पर गलत बोल गया तो भूल गया तो भूल गया, और मैं क्या करता हूँ, वीडियो को चेक भी नहीं करता, गलत बोला तो और सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या गलत बोल दिया, मैं बताता हूँ भैया ध्यान से। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं चलता क्या गलत बोल गए, ये गलती होती है थोड़ी सी। क्या बोला कि राइबोसोम बेटा कितने प्रकार के होते हैं, गलत बोल गया, अरे आज तो गलत बोल गया,
दो प्रकार के 70S 80S। कैसे दिया 70S 80S वो तो मैंने बता ही दिया। इसकी दोनों उप इकाइयाँ कौन कौन सी हैं 50S और इसकी हैं 30S। इसकी कौन कौन सी हैं 60S और 40S। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, कौन सी सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। सर प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, तो बेटा पिछले लेक्चर में बात की है, नहीं है पता तो इतना सा जान लो। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स से बहुत छोटी होती हैं। इनमें ना तो केंद्रक झिल्ली होती है ना केंद्रिका वगैरह होती है। क्या कहा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं बेटा, इनमें केवल और केवल 70S राइबोसोम पाया जाएगा। ध्यान से समझना, जो गलती मैंने बोल दिया था ना उसको सुधारना। अगर आपको गलत याद हो गया है तो उसको सुधारो। क्या प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उसमें 70S राइबोसोम पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन सा 70S राइबोसोम। और दूसरी कौन सी कोशिका होती है हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स, जो RHBD करके 4 जगहों में विराजमान है। इसमें 70S तो होगा ही सही, प्लस 80S राइबोसोम भी होगा। जो मैंने गलत बोला उसको यहां से सुधार लो। क्या कहा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S राइबोसोम, और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें 70S भी होगा और 80S भी होगा। ये यहां पर याद कर लेना, ठीक है। अब ध्यान दो, 70S राइबोसोम कहां होगा, तो दोनों में होगा। जो मैंने उल्टा बोला था ना, वो क्या बोला था, 70S केवल इसमें होगा, नहीं। ध्यान से सुनो क्वेश्चन को, 70S उल्टा क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो प्रोकैरियोटिक्स, अच्छा निम्न कथन में से सत्य कथन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो पहला तो सही है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। सही है कथन, प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है, सही है। लेकिन 70S राइबोसोम केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब कथन गलत हो गया, जो मैं पहले गलत बोल गया। सही कह रहा हूं ना, 70S राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, 70S राइबोसोम दोनों में पाया जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। क्लियर कर लेना इस चीज को। तो चलिए, हम तो कहाँ की बात कर रहे हैं, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S प्रकार का पाया जाता है, जिसकी दो उप इकाई होती है। कौन कौन सी, 50S और 30S। बड़ी उप इकाई कौन है 50S, छोटी कौन है 30S, ठीक है। क्या काम है राइबोसोम का, काम है बेटा प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का काम क्या होता है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण, एक ही काम है। अब कैसे होता है उसके बारे में बात करता हूं। इसको जो मिटाया है उसके ऊपर लिख लेना पेज के। ये क्या, यहां पर क्या होता है, इसका मान लो क्या है, केंद्रकाव है, क्योंकि केंद्रक तो असली होता नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में। क्या होता है, न्यूक्लियोइड होता है। तो इसके द्वारा ये मैंने बाहर बना दिया, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोइड है, केंद्रकाव है। क्या है, केंद्रकाव। इसके द्वारा क्या बनाया जाएगा, आरएनए बनाया जाता है। कौन सा, अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA। तो इसके द्वारा बेटा एक मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। क्या बनाया जाता है इसके द्वारा, मैसेंजर आरएनए, संदेश वाहक आरएनए। यानी कि ये यहां से संदेश लेकर आ रहा है, ये यहां से संदेश लेकर कहां जाता है, राइबोसोम के पास। तो ये मैंने बना दिया है बेटा, सीधा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने बना दिया एक mRNA, और इस पर बेटा एक कोडन पाया जाता है, जैसे AUG GAC, ऐसे क्या पाया जाएगा, एक कोडन पाए जाते हैं। बहुत सारे कोडन्स का क्रम पाया जाता है। तो अब क्या होता है बेटा, जो बड़ी उप इकाई है, मान लो ये ऊपर वाली क्या है, थोड़ी सी बड़ी बना दी मैंने और नीचे वाली छोटी है। तो बड़ी उप इकाई क्या करती है, इसको ऐसे घेर लेती है, इस पूरे को ऐसे घेर लेगी, और छोटी उप इकाई इसको ऐसे घेर लेगी। नीचे कौन सी आएगी, छोटी आ जाएगी, ऊपर कौन सी आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो अब देखिए, और भी जो इसके पास क्या होंगे, आरएनए होंगे, वो इसको यहाँ पर भी घेर सकता है, यहाँ पर भी कोई ACG कुछ भी कोडन हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, समझ में आ रही है बात, ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया शुरू हो चुकी है। कब, जब जैसे ही mRNA आएगा, इससे क्या बनेगा, mRNA बनेगा, कहाँ पहुंचेगा, कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा, और कोशिका द्रव्य में जैसे ही mRNA आता है, ये धागा आता है, इसको जो क्या होती है, राइबोसोम की जो श्रृंखला है, मान लो ये धागा है mRNA का, तो ऐसे और ऐसे करके क्या हो जाती है, इसको पूरे को ढक लेती है। अब अगर एक ढक रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जैसे ही बहुत सारे राइबोसोम इसको ढक लें, तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम। क्या कहा क्या कहा मैंने, इसके बारे में बात करेंगे। और एक और चीज कि दोनों उप इकाइयां जो दोनों अभी अलग अलग पड़ी हैं, ये दोनों जुड़ती कब हैं, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है,
और यहाँ पर हम क्या आंसर देते हैं, अधिकांशतः Ca2+, बट बेटा यहाँ पर वास्तव में कौन आएगा, Mg2+। कौन आएगा, Mg2+, क्योंकि कैल्शियम 2+ आयन बेटा कहाँ काम आता है, ये मेरा हाथ गमन कर रहा है, ये मेरी गर्दन गमन कर रही है, मेरी आंखें गमन कर रही हैं, लप झप, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो पेशियां होती हैं वो वास्तव में यहाँ पर सार्कोमियर पेशियों में पाई जाते हैं, छोटे छोटे पार्ट सार्कोमियर में एक्टिन मायोसिन तंतु पाए जाते हैं, उनके कारण ये क्या होती है, मूवमेंट होती है। लेकिन तो वहां तो कौन आएगा काम, कैल्शियम आयन। और यहाँ पर किसको, राइबोसोम की दोनों इकाइयों को जोड़ने के लिए कौन सा आयन या कौन सी धातु काम आती है, आंसर होगा मैग्नीशियम। कौन होगा, मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, नोट कर लेना कहीं पर, नोट कर लेना कहीं पर कि कौन सा आयन काम आएगा। इस चीज को मैं लिख देता हूं। अब इसको हटा देते हैं, पहले समझाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लिखने में ज्यादा नहीं लगता है। क्या लिखा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में S राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम पाया जाता है। केवल कौन सा, 70S, कौन सा नहीं होगा, 80S, जो दो उप इकाइयों से निर्मित होता है। वैसे तो दोनों उप इकाइयां क्या है, वास्तव में अलग अलग पड़ी रहती है। 70S की जो दो उप इकाइयां हैं 30 और 50S अलग अलग पड़ी रहती हैं। कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले हमारे पास 50S और 30S। अगला स्टार लगा के लिखते हैं, ये दोनों उप इकाइयां सब यूनिट्स मैग्नीशियम 2+ आयन की उपस्थिति में, बहुत इंपोर्टेंट, आयन की उपस्थिति में जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। यानी कि राइबोसोम का काम क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण। क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण। अब क्या होता है, जो केंद्रकाभ है इससे क्या बनता है, mRNA। तो क्या लिखेंगे, केंद्रकाभ या गुणसूत्रीय डीएनए से, केंद्रकाभ या गुणसूत्रीय डीएनए से, क्योंकि केंद्रकाभ तो क्या है बेटा, जो गुणसूत्रीय डीएनए है उसके आसपास जो कोशिका द्रव्य है वो भी एक क्या है, केंद्रकाभ कहलाता है। तो केंद्रकाभ या गुणसूत्रीय डीएनए से किसका निर्माण होता है, mRNA का। mRNA का निर्माण होता है, जिसके, अब वो कहाँ जाएगा, कोशिका द्रव्य में, तो जिसके साइटोप्लाज्म में आते ही इस पर राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां व्यवस्थित हो जाती हैं एवं प्रोटीन संश्लेषण, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या है बेटा, प्रोटीन संश्लेषण, एवं प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती हैं। इसको नोट कर लें जल्दी से। और क्या लिखना है, पॉलीराइबोसोम के बारे में बात कर लेते हैं अगला स्टार लगा के। जब एक ही mRNA पर अनेक राइबोसोम जुड़कर, mRNA कितना है, एक है, इस पर यहां पर भी राइबोसोम जुड़ गया, यहां पर भी राइबोसोम जुड़ गया, यहां पर भी राइबोसोम जुड़ गया, तो बेटा एक राइबोसोम नहीं जुड़ता। हालांकि एक राइबोसोम जुड़ना चाहिए, तब तो इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल है। लेकिन जब एक ही mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम। तो जब एक ही mRNA पर अनेक राइबोसोम जुड़कर प्रोटीन संश्लेषण
का कार्य करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीसोम या बहुराइबोसोम। तो इसे बहुराइबोसोम, क्योंकि बहुत सारे क्या हो गए राइबोसोम, या पॉलीसोम, पॉलीसोम कहते हैं। खत्म बात, स्क्रीनशॉट लें फटाफट से, फिर आगे चलते हैं बेटा। आज की लास्ट हेडिंग बचेगी हमारी क्या, अब हम चलेंगे ग्राम अभिरंजन तकनीक पर। इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से छापें। चलो बेटा दें, तो ये हो गया बेटा राइबोसोम। याद क्या रखना है कि राइबोसोम की जो दोनों उप इकाइयां हैं वो किस आयन की उपस्थिति में जुड़ती हैं। तो हमारे पास आंसर होगा बेटा मैग्नीशियम, और हम जल्दबाजी में क्या आंसर दे देते हैं, कैल्शियम। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारी आज की 4th हेडिंग और तुम्हारे लिए 5वीं हेडिंग। 5वीं है, 4 तो पाए हुए, जो भी नंबर अपना चेक कर लेना। हम बात करेंगे अब किसकी, ग्राम अभिरंजन तकनीक। ग्राम अभिरंजन तकनीक, सबसे पहले तो क्या है, इसके खोजकर्ता क्रिश्चियन ग्राम, खोजकर्ता क्रिश्चियन ग्राम है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम अभिरंजन तकनीक में, तो खोजकर्ता कौन है, होगा इसके क्रिश्चियन ग्राम। किस तकनीक, यह जो तकनीक है बेटा, तो सर किस काम आती है, तो अभी मैंने बता दिया था वीडियो में पहले। इस तकनीक के द्वारा हम जीवाणुओं को डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, कौन से जीवाणु ग्राम नेगेटिव हैं और कौन से जीवाणु ग्राम पॉजिटिव हैं, और कोई इसका काम नहीं है। कैसे करते हैं, कैसे काम करती है सर ये तकनीक, तो देखिए मैंने यहां पर इसमें कुछ जीवाणु लिए बेटा। ये मान लो क्या है, जीवाणु है। इसको लिखवाऊंगा नहीं मैं, इसको शॉर्ट तरीके से समझना, ऐसे ही बना लेना है। इसमें क्या है बेटा, जीवाणु है। क्या है इसमें, जीवाणु। कौन है, जीवाणु है। अब ग्राम अभिरंजन तकनीक में क्या किया जाता है बेटा, इनको कलरफुल किया जाता है, यानी कि इन पर कोई कलर स्ट्रेन डाला जाता है। क्या डाला जाता है, स्ट्रेन। तो जो जीवाणु हैं, अब इन पर क्या किया जाता है बेटा, एक केमिकल का यूज कर रहे हैं। क्या है सर केमिकल में, क्रिस्टल वॉयलेट कहते हैं इसको, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन। क्या डाला जा रहा है सर, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन। और ये विलयन जो है वो बैंगनी रंग का होता है। क्या कहा कि हमारे पास एक पात्र में, एक फिल्टर में क्या है, हमारे पास कुछ जीवाणु हैं। इस पर मैं क्या डाल रहा हूं, एक केमिकल का यूज कर रहा हूं, एक डाई का यूज कर रहा हूं, कलर का यूज कर रहा हूं। कौन सा कलर है, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन का विलयन डाल रहा हूं। किसका, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन का विलयन डाल रहा हूं, जो कि बैंगनी रंग का होता है। क्या होगा सर, ये जो प्लेट है, ये डिश जो है, इसमें तो सभी जीवाणु होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, ये बैंगनी। कैसे हो जाएंगे बेटा, जीवाणु कैसे हो जाएंगे, बैंगनी रंग के जीवाणु हो जाएंगे। यानी कि सब जीवाणु पर क्या आ गया, कलर। अब सब जीवाणु पर कलर आ गया, मतलब सब ग्राम पॉजिटिव होने चाहिए, ग्राम नेगेटिव तो एक भी नहीं रहा। तो फिर क्या किया क्रिश्चियन ग्राम में कि इनको धोकर देखा जाता है। धोकर देखें, यहां पर क्या करेंगे, धोएंगे, धोना, वॉश। किससे धो रहे हैं, तो यहां पर होगा एल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल या कीटोन। जैसे कि एल्कोहल हो सकता है, और कीटोन के रूप में हम क्या ले सकते हैं, या है ये एल्कोहल या एसीटोन, कीटोन फैमिली का है। तो एल्कोहल और एसीटोन से जब इसको धोया तो यहां पर जीवाणु दो प्रकार के नजर आए। क्या, एक तो वो जीवाणु थे बेटा जो अभी भी बैंगनी थे, जो अभी भी बैंगनी थे, और कुछ जीवाणु ऐसे थे जिनका कलर क्या हो गया, धुल गया। क्या हो गया, कलर धुल गया। यानी कि ये जो जीवाणु हैं वो कैसे रंग के थे, बैंगनी रंग के। और ये कैसे हो गए बेटा, कलरलेस, यानी रंगहीन हो गए। इन पर अब नीला रंग नहीं रहा। अब चक्कर पड़ गया। दोबारा समझना क्या हुआ, जीवाणु लिए, इन पर मैंने क्या डाला, क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन डाला, यानी कि बैंगनी रंग का। अब जैसे ही बैंगनी रंग डाला मैंने, तो सभी जीवाणु कैसे हो गए, बैंगनी।
अब यहाँ पर कैसे डिफाइन करते हैं क्रिस्टियन ग्राम कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव। तो इन्होंने क्या किया, अल्कोहल या एसीटोन से इनको धोकर देखा। तो अब दो प्रकार के जीवाणु बने। एक जीवाणु तो वो थे तो अभी भी बैंगनी रंग के थे, और एक जीवाणु वो थे जिनका बैंगनी रंग उतर चुका था। तो बैंगनी रंग जिन पर बचा था इनको इन्होंने क्या कहा, ग्राम पॉजिटिव कहा। ग्राम नाम क्यों दिया, खोजकर्ता कौन है, ग्राम। और जो जिनका कलर बैंगनी नहीं रहा, इनका कलर अब गायब हो चुका था, इनको क्या कहा इन्होंने, ग्राम नेगेटिव कहा। क्या कहा, ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव कौन, जिन पर अभी भी बैंगनी रंग था, और ग्राम नेगेटिव कौन, जिन पर अभी बैंगनी रंग नहीं रहा। अब एक और प्रयोग करके देखा आगे। इसी डिश पर अब क्या कर रहे हैं ये, अब गुलाबी रंग का सैफरनिन वर्णक डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, तो ये मैंने लिया ये डिश, ये है हमारे पास बैंगनी कलर वाले जीवाणु, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, हरे रंग के। अभी मैंने जो हरे रंग में बनाए, वास्तव में ये कैसे हैं, लाल मार्कर का, ये अभी ये कैसे हैं, रंगहीन है। अब क्या डाला, यहां पर लिखेंगे हम सैफरनिन। क्या डाला बेटा, सैफरनिन जैसे ही डाला तो अब जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु थे उन पर गुलाबी रंग नहीं चढ़ा। सैफरनिन क्या होता है, पहली बात गुलाबी रंग का वर्णक है, गुलाबी रंग का रंजक है। क्या है, रंजक, डाई, जो गुलाबी रंग कर दे। तो जब जैसे इस पर गुलाबी रंग का बूंद बूंद करके टिप टिप बरसा पानी किया तो इन पर गुलाबी रंग नहीं चढ़ा, जबकि जो ग्राम नेगेटिव थे उन पर गुलाबी रंग चढ़ गया। तो फिर से वही वाली बात, ये कौन है सर, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है, यानी कि गुलाबी रंग किस पर चलेगा, नेगेटिव। गुलाबी रंग किस पर चलेगा, नेगेटिव। क्या पॉजिटिव पर गुलाबी रंग चढ़ा, नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ग्राम अभिरंजन तकनीक। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, दोबारा देखो। हमने क्या किया, कुछ जीवाणु लिए, अब इसको ऐसे ही बना लो, कहाँ 10-20 लाइन भरा, कोई मतलब ही नहीं। जीवाणु लिए कुछ, अब जीवाणु पर सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, बैंगनी रंग डाल रहा हूँ। बैंगनी रंग में क्या है, क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन, और आयोडीन वैसे ही भाई क्या कर देता है, बैंगनी रंग कर देता है। तो क्रिस्टल वॉयलेट प्लस आयोडीन है। इस पर जैसे ही जीवाणु को कलर किया, सभी जीवाणु कैसे हो गए, बैंगनी, सभी जीवाणु बैंगनी हो गए। यानी कि क्या ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं पर क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कलर आता है, तो बिल्कुल दोनों पर आता है। कैसा रंग आता है, बैंगनी। अब इन बैंगनी रंग के वाले जीवाणु को सबको धोकर देखा। किससे धोया, अल्कोहल और एसीटोन से, किसी से भी धो सकते हैं। धोया तो क्या हुआ, कुछ गुलाबी रह गए जो कि ग्राम पॉजिटिव कहलाए, और कुछ धुलकर रंगहीन हो गए, तो उनको कहा ग्राम नेगेटिव। अब क्या, सैफरनिन जो वर्णक है, डाई है, उसको भी डाल के देखा, कैसा होता है, बैंगनी रंग का, सॉरी गुलाबी रंग का होता है। तो जैसे ही इस पर गुलाबी रंग डाला तो ग्राम पॉजिटिव जो ऑलरेडी रंग चुके थे उन पर कोई रंग नहीं आया, लेकिन जो कलर रंगने के बाद छोड़ चुके थे वो दोबारा रंग गए। पहले रंगे, फिर धुले, फिर रंगे, ऐसे याद कर। तो ग्राम जो नेगेटिव जीवाणु है वो अब कैसे हो जाएंगे, गुलाबी हो जाएंगे, जबकि ग्राम जो पॉजिटिव है वो अभी भी बैंगनी रंग के ही रहेंगे। यही तकनीक है, कौन सी, ग्राम अभिरंजन तकनीक। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट। लगभग 50 मिनट से ऊपर का वीडियो बना है, लेकिन बहुत आराम से मैंने समझाने की कोशिश की है। इसके बाद क्या आएगा सर वीडियो, अगले वीडियो आएगा यूकैरियोटिक सेल्स पर। किस पर, यूकैरियोटिक सेल्स, और उसी में हो सकता है ले हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक सेल के टाइप पढ़ेंगे, प्लांट कोशिका एंड एनिमल सेल। ठीक है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप पढ़ाई करते रहिए। घर पर हैं, सावधान रहें, लेकिन अभी भी अगर जरूरी है तो ही मार्केट में जाए, वरना जाने की जरूरत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।